हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग आज चर्चा करेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, अर्थात ट्राई के बारे में। अभी हाल फिलहाल में ट्राई ने एक रेगुलेशन लेके आया हुआ है, ट्राई के द्वारा लाया गया है रेगुलेशन। यह है क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन। आपने देखा होगा, अभी हालांकि ये कोई नया रूल नहीं है, यह पहले से ही मतलब चल रहा है। 1 साल 2 साल पहले से ये चल रहा है कि एक व्यक्ति के नाम पे मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सिम है वह 9 या 10 जो है वो निकाले जा सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चेंज अभी मतलब अभी ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट रूप से हो गया है, ऐसे मतलब चल रही हैं चीज़ें कि ऐसा किया जा रहा है कि जो व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति के नाम पे सिम कार्ड जारी किया जा रहा है या किया जाएगा, उसका ऑथेंटिकेशन लगेगा। ऑथेंटिकेशन जैसे लगता अभी भी आपने देखा होगा कि जब से डिजिटल चला गया है, डिजिटल चला गया मतलब कि जो भी मोबाइल नंबर्स हैं वह बैंक खातों से या यूपीआई से या आधार से सीड्स होने लगे हैं, या जो भी नामांकन होता है जैसे आप देखेंगे कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर भी आपका मोबाइल नंबर कहीं न कहीं मान रखता है। वहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन होता है या एडमिशन्स होते हैं, तो वहाँ पर भी वह रजिस्ट्रेशन में आपके मोबाइल नंबर्स लगते हैं, जिसके माध्यम से यूडैश जो कोड होता है या एबीसी आईडी होती है वो बनती है, जिसके माध्यम से आपका ये पूरे डॉक्यूमेंट जो है वह यूनिवर्सिटी के जो है यूनिवर्सिटी से साझा किया जाता है। ठीक इसी तरह जो है इसमें जितना ही बड़ी मात्रा में आपको ये भी पता होगा कि डिजिटल इरा का शुरुआत हुआ 2016 के बाद से, और ज़्यादा मात्रा में आपने देखा होगा कि जब से यूपीआई आया, यूपीआई को लॉन्च किया था किसने? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई का ही एक बॉडी है, एक निकाय है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और अभी आपने देखा होगा कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो टैक्सेस कलेक्शन किए जाते हैं वो फास्टैग, वो भी एनपीसीआई के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसके द्वारा ही बनाया गया था यूपीआई, मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है बनाया गया था। अभी यूपीआई यूपीआई की अगर बात किया जाए तो यूपीआई लॉन्च जो हुआ था वो 2016 में हो गया था। 10 साल इसके पूरे हुए हैं, लगभग 11 देशों में यूपीआई भारत का चल रहा है। खैर, ये बता मैं इसलिए रहा था क्योंकि यूपीआई जब लॉन्च हुआ और उस समय से इस समय इसमें लगभग 300 ज़्यादा गुना जो है वृद्धि हुई है। तो कहीं न कहीं जो यूपीआई बनता है वह किसके माध्यम से बनता है? नंबर से बनता है, मोबाइल नंबर से। अब मोबाइल नंबर में क्या कोई भी मोबाइल नंबर से बन जाएगा? नहीं, ऐसा मोबाइल नंबर जो बैंक खाता में जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उसी के माध्यम से बनेगा। दूसरा, अभी जो ऑथेंटिकेशन वाली जो चीज़ें चल रही हैं, पहले था किसी के मोबाइल नंबर दे देने पर भी ऑथेंटिकेशन हो जाता था। अब धीरे-धीरे रेगुलेट जो किया जा रहा है उसमें आधार कार्ड या आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वह सीधे-सीधे मोबाइल नंबर से जोड़ा जा रहा है। तो उस स्थिति में चाहे आप खसरा खतौनी ही बनवाने चले जाइए, जैसे तहसील वगैरह जो क्षेत्र होता है, उसमें भी वो सारी चीज़ें आपके मोबाइल नंबर से मतलब ऐड कर दी गई है मोबाइल नंबर में। तो इस स्थिति में जो भी आपकी जानकारी है वह सीधे-सीधे आपके सिम के माध्यम से, आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाती है। चाहे वो जैसे मैंने कई डायमेंशन बताया, जैसे कृषि से संबंधित क्षेत्र हो या भूमि से संबंधित क्षेत्र हो, या भूमि के अलावा आप देखेंगे हॉस्पिटल्स जैसे एम्स वगैरह हो गए या सरकारी हॉस्पिटल्स हो गए, उससे या फिर से आयुष्मान भारत योजना जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई है उसमें, या उसके अलावा जो बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, या इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे रेलवे में आप आरक्षित जो टिकट लेने जा रहे हैं, रिजर्व जो टिकट लेने जा रहे हैं उसमें, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चीज़ है यूपीआई, उसमें भी आपका और आधार कार्ड में भी क्या लगता है? मोबाइल नंबर लगता है। तो अब जितने बड़ी मात्रा में इसका उपयोग शुरू हुआ डिजिटल इरा आने के बाद, जितने ही बड़ी मात्रा में इसके यूजेज कोविड-19 के बाद शुरू हुए, उतना ही बड़ी मात्रा में आपको फ्रॉड भी देखने को मिलेगा। अब फ्रॉड जैसे अभी पहले कुछ समय पहले क्या था कि मोबाइल नंबर रहता था और मतलब चोरी हो जाती थी, तो आपके अकाउंट में जो भी पैसा होता था, अगर आप जागरूक नहीं है या डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, तो अकाउंट से पैसे यूपीआई के माध्यम से ही काट लेता था कोई व्यक्ति। अब क्या हो गया है? अब ऐसा है कि अगर आपका मोबाइल चोरी भी हो गया तो उसके माध्यम से अगर आप अपना सिम भी लॉक करा देंगे, तो सिम लॉक कराने के बाद भी वह यूपीआई काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिम जब वहाँ पे लॉक हो जाएगा तो दोबारा फिर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, और जब ऑथेंटिकेशन जब तक होगा नहीं तब तक यूपीआई वो फिर चालू एक्टिव होगा नहीं। तो इसके माध्यम से मैंने धीरे-धीरे इसमें रेगुलेट करने की काम इसलिए चली जा रही है या इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितना ही डिजिटल इरा में आप मतलब इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, उतना ही फ्रॉड वाली जो चीज़ें हैं
कि वो बढ़ती जाती हैं। जैसे एक समय हुआ करता था, आप सभी को भी पता होगा कि सबसे पहले जब सिम कार्ड आया हुआ था, जैसे अलग-अलग मोबाइल का पहले तो वो आता था जो होम या एक जगह पे तार वाली जो रहती थी टेलीकॉम, वो आता था। लेकिन उसके बाद से जब से सेल फ़ोन्स आ गए, मोबाइल आ गया, उसके बाद से सिम कार्ड जो मतलब जारी किए गए, तो उसमें सिम कार्ड पहले किसी के नाम से कोई भी ले लेता था, है ना? जैसे गाँव के बच्चे हैं, वो भी किसी अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके वोटर आईडी वगैरह लेके गए और लेके निकलवा के लेके चले जाते थे। उसमें भी बड़ी विडंबना होती थी। उसमें भी अगर वोटर आईडी गलत भी है, नहीं भी है वोटर आईडी, तो वोटर आईडी दुकानदार जो है बनवा देता था, फर्जी बनवा देता था, है ना? अब फर्जी आप बोलेंगे कैसे बनवा देता था? तो वह कंप्यूटर से निकाल लेता था, जो उसका स्टिकर था, वो स्टिकर उस पे जो है साट देता था और वो केवल टेलीकॉम कंपनी को केवल वही दिखानी पड़ती थी, बाकी कुछ नहीं दिखाना पड़ता था। अब उस समय में कितना बड़े लेवल पे फ्रॉड होता था, ये आप समझ सकते हैं। ठीक वैसे उस तरह से धीरे-धीरे रेगुलेट करते-करते अब आधार कार्ड से हो गया, तो आधार कार्ड में भी अब जो प्रक्रिया आप देखे होंगे, तो वह अगर आपका सिम कार्ड एक्टिव कराना है, एक्टिव होना है, तो उसमें ऑथेंटिकेशन के रूप में जो आधार कार्ड लगाया जाता है, उस व्यक्ति का मुख्य रूप से जो फेस है या जो फिंगरप्रिंट है, वो भी उसका मतलब आने वाले समय में फिंगरप्रिंट की भी चीज़ें जो है, हो सकता है उसमें लागू किया जा सके, लेकिन फेस ऑथेंटिकेशन उसमें होता है। उसके माध्यम से ऐड करके और तब जाके एक्टिव होता है सिम कार्ड आपका। तो यह धीरे-धीरे रेगुलेट इसलिए किया गया कि ताकि जो बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहे थे, उसको रोका जा सके। फिर एक ही व्यक्ति कई प्रकार के जो सिम थे या एक ही व्यक्ति के नाम से कई लोग जो है वो ले लेते थे, एक ही व्यक्ति से निकलवा लिया जाता था। कई तरह के सिम कोई दूसरा, कोई तीसरा यूज़ करता था। अब आप कहेंगे कि यह ऐसा हो सकता है, इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया वगैरह क्षेत्र वगैरह में बहुत सारे फ्रॉड किस्म के व्यक्ति वहाँ पे पकड़े गए हैं। उसमें बहुत सारे भारतीय भी गए हुए थे। हालाँकि भारतीयों को उसमें झांसा दे के बुलाया गया था विदेशी वीज़ा पे, ताकि आप आइए, आपको यहाँ पे काम मिलेगा 55,000 40,000 पे। वो व्यक्ति वहाँ पे जाते थे, काम करते थे। उनका काम पता है क्या था? काम पता है मतलब काम उनका ये था कि भारतीय सिम कार्ड से जो है उससे उससे नंबर से फ़ोन करना होता था और जितना फ्रॉडियाई गेम था वो चलता था। अब समझिए कि उसमें फँसेगा कौन? जिसके नाम से सिम जारी हुआ है उसके, वो तो कंपनी तो ये नहीं जानती है भाई किसको दिए किसको नहीं दिए तुम। तो ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो है फ्रॉड वहाँ पे जो चलता था साउथ ईस्ट एशिया में, वो चाइना के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था। इसमें बहुत सारे लोग उसमें पकड़े हुए गए थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन लाई और रेगुलेशन ला के क्या किया कि अब अधिक से अधिक 9 सिम की सीमा जो है वह लगा दिया कि मैक्सिमम 9 मोबाइल कनेक्शन या 9 सिम जो है एक व्यक्ति के नाम से जारी किए जा सकते हैं, यह अनुमति दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर, असम, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे 6 ही सिम जारी करने की यह मतलब अनुमति दी गई है। और वही अगर देखा जाए कि मतलब ऑपरेटर की अगर बात किया जाए, जैसे आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ऑपरेटर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे जियो का हो गया, एयरटेल का हो गया, वोडाफ़ोन का हो गया, है ना? तो ये क्या अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं कि क्या इसी एक ही प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं? तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन एक ही व्यक्ति के नाम पे मात्र 9 सिम मैक्सिमम मतलब जारी किया जा सकता है, उससे ज़्यादा जारी नहीं किया जा सकता है। ये रेगुलेशन इसमें लाया गया है। दूसरी बात, एक दशक था, एक समय था जिसमें आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियाँ थीं। आज के दौर में आप देखेंगे कि मुश्किल से 2 या 3 टेलीकॉम कंपनियाँ बची हुई हैं। तो उसका कारण भी एकाधिकार है, मोनोपोलीज़ है, मोनोपोलीज़ के कारण ये चीज़ें हुई। आपको मैंने ऑलरेडी शुरुआत में या बहुत पहले भी एक वीडियो आया हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था, आप उसको देख लीजिएगा, है ना? तो मोनोपोलीज़ क्रिएट होने के कारण बहुत सारी छोटी-छोटी जो कंपनियाँ हैं, उनका जो है खात्मा हो गया। अब उनके खात्मा होने के कारण जो कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनके दिनचर्या पे या उनके जो सर्विस है, जो सेवा है, उन पे प्रभाव पड़ा, है ना? आप आज देख लीजिए कि अगर आपके मोबाइल पे कोई सर्विस नहीं आ पाती है या आपके मोबाइल में चूँकि रिचार्ज तो सस्ता नहीं रहा, वो महँगा हो गया, उसका भी कारण मोनोपोलीज़ ही है ना? एकाधिकार ही है। और दूसरी चीज़, जो सर्विसेज़ जो इफ़ेक्टेड हो रही है, वही सर्विसेज़ भी इफ़ेक्टेड होने के, जैसे अगर सर्विस किसी कंपनी का अगर आप सिम लिए हैं, उसकी सर्विस सही नहीं है, तो आप फ़ोन लगाएँगे तो वो कहेगा कि नहीं सही हो जाएगा, होगा, नहीं है, सही है। ऐसा करते-करते आप ज़्यादा करेंगे क्या? किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे। दूसरा प्लेटफ़ॉर्म वाला भी वही काम कर रहा है। अब दूसरा से तीसरा है ही नहीं कि आप जाएँगे। तो या तो उससे उस पे उछलेंगे, उससे इस पे उछलेंगे और उन दोनों के बीच उछलने का टाइम पीरियड 3 मंथ से कम होना नहीं चाहिए। तो ऐसे कम से कम 3 महीने तो आपको उसका उपभोक्ता रहना ही पड़ेगा, आप कर क्या सकते हैं?
तो ये सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सिम तोड़ सकते हैं, अपना फेंक सकते हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते हैं। और सिम तोड़ने मतलब वही व्यक्ति तोड़ सकता है, फेंक सकता है, जो नंबर हाइलाइटेड उसका ना हो, यूपीआई वगैरह ना बना हो, या फिर से उसमें अकाउंट, बैंक अकाउंट्स या जो भी वह एकेडमिक जो चीज़ें हैं उसमें अगर वो दिया हुआ नंबर ना हो तो वो फेंक सकता है। लेकिन ऐसी तो चीज़ें हैं नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसर्न ये हो सकता है। यह भी कहीं न कहीं सर्विस की जो अफ़ेक्टेड हुई है उपभोक्ता का, वह भी कहीं न कहीं एकाधिकार के कारण हुआ है, मोनोपोलीज़ के कारण ही हुआ है ना? नहीं तो वही मैं जो शुरुआत में बता रहा था कि बहुत सारी कंपनियाँ, टेलीकॉम कंपनियाँ थी, तो उस समय लोगों के पास वेरिएशन था कि भाई अगर तुम आप हमको सर्विस अच्छे से नहीं दोगे तो हम दूसरे टेलीकॉम कंपनी में जॉइन कर लेंगे, या दूसरा टेलीकॉम कंपनी की सर्विस लेंगे हम। तो उस स्थिति में कंपनियों के अंदर ये डर रहता था कि नहीं भाई हमारे उपभोक्ता कम हो जाएँगे, और उपभोक्ता कम होंगे तो हमारी कमाई कम हो जाएगी। तो उस पे विशेष ध्यान दिया जाता था। अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अब इसके विपरीत थोड़ी-सी चीज़ें आपको दिखाई देती हुई नज़र आएँगी। तो मुख्य चिंता मोबाइल कनेक्शनों का दुरुपयोग होता था, इसलिए ये सारी चीज़ें, ये रेगुलेशन लाया गया है। मोबाइल नंबर का संबंध तेज़ी से इन चीज़ों से जुड़ता जा रहा है, जैसे बैंक खाते, ओटीपी प्रमाणीकरण, ई-कॉमर्स खाता हो गया, आधार से जुड़ा सेवा, शासकीय सेवाएँ, सोशल मीडिया खाता, डिजिटल वॉलेट, ये सारी चीज़ों में आपको दिखाई देगा कि मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वोटर आईडी में भी ऐसे सुनने को मिल रहा था कि आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 3 जियो नंबर, 2 एयरटेल नंबर, वोडाफ़ोन का है, बीएसएनएल का 2 है। अब इसमें अच्छा बीएसएनएल देखिए, बीएसएनएल की यहाँ पे बात आ गया है तो मैं बता दूँ। बीएसएनएल जो है वह लिमिटेड कंपनी है, मतलब मान लीजिए गवर्नमेंटेड कंपनी है, और उसकी स्थिति देखिए कि यहाँ पे है, उसकी स्थिति अभी तक उसकी 4G जो है वो लॉन्च नहीं हुई है, इसकी स्थिति ये है। दूसरी चीज़ आपको दिखाई देगा कि ये बीएसएनएल को इतना मतलब निजीकरण कर दिया गया टेलीकॉम कंपनियों का कि बीएसएनएल के बारे पे ध्यान ही नहीं दिया गया। इसलिए इसका कनेक्शन जो है आज आज भी, हालाँकि और सब जहाँ पे इसका नेटवर्क सिस्टम है, वहाँ पे नेटवर्क सिस्टम आज भी इसका बेहतर है। लेकिन फिर भी इसको और एक्सपेंड अगर करना होता, गवर्नमेंट को एक्सपेंड अगर करना होता, एक्सपेंड की होती, तो कहीं न कहीं उपभोक्ता को लाभ हुआ होता। लेकिन इस पे गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया। जी, क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं, जो निजी कंपनियाँ थी, उनको बढ़ाना था, है ना? और अभी तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि कुछ एयरपोर्ट्स जो हैं, वो भी निजी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। ऐसे सुनने को आया है कि शायद गोरखपुर और कुशीनगर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, वो निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। अब निजी कंपनी को दिया जाएगा तो आप समझ ही रहे हैं उसमें वो क्या चीज़ें होंगी, है ना? तो खैर हम लोग मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।